Guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Code. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ आइडेंटिफायर। क्योंकि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कुछ बेसिक्स करवाए थे। मेरे पास अभी भी पूरा सब टॉपिक्स वगैरह सब कुछ मैंने अपने पास रखा हुआ है कि मैंने क्या क्या आपको करवा चुकी हूँ, क्या क्या अभी पेंडिंग है। अभी तो वैसे बहुत कुछ पेंडिंग है क्योंकि स्टार्टिंग की अभी 2 ही वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ऑफ पाइथन के बारे में, कि जैसे पाइथन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है वो बताया था, कुछ फीचर्स बताए थे पाइथन के, और डिफरेंस बताया था पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है। अब इंस्टॉल कैसे करनी है पाइथन उसमें मैंने लिखा हुआ, बट वो मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि जब जैसे ही हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं उसी में ही आपको साथ में ही करवा दूँगी। तो उसके अलावा अब मैं आपको करवाने वाली हूँ पाइथन में आइडेंटिफायर्स। जी हाँ, आइडेंटिफायर्स आएंगे आज के टॉपिक में। आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स और इंडेंटेशन ये करवाऊंगी आज मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आइडेंटिफायर्स, टाइम वेस्ट करे हुए। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन कुछ भी कोर्स वगैरह सीखना चाहते हो, सी है, C++, HTML, जावास्क्रिप्ट, जैसे आपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करनी है अपने करियर को सेट करने के लिए, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। तो आपको मैं वो भी सिखा सकती हूँ साथ साथ। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऑफ ऑनलाइन वैसे तो मैं क्लासेस जावा मतलब इस पे यूट्यूब पे तो ले ही रही हूँ, लेकिन अगर आप वैसे सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग में पर्सनल भी देती हूँ स्टूडेंट्स को। वो लाइव बैच मेरा कर लेते हैं, मतलब ज़ूम वगैरह पर मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या है? अब ये देखिए, आइडेंटिफायर्स का नाम क्या हो गया कि कुछ मतलब एक नेम, एक ऐसा नाम जिसके अंदर कुछ लेटर्स आएंगे, फ्यू लेटर्स, फ्यू नंबर्स, कुछ स्पेशल करेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। कि कुछ हम जैसे अभी मैंने आपको कोई प्रोग्रामिंग में एग्जांपल नहीं दी, जैसे मैं आपको वेरिएबल्स वगैरह सिखाऊंगी प्रोग्रामिंग में, तो वेरिएबल्स को हम कैसे असाइन करते हैं, दैट वी कम टू नो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर्स। कि जब भी हमने वेरिएबल्स बनाने हैं तो ऑब्वियस है कुछ स्पेशल उसमें कुछ करेक्टर्स होंगे, कुछ स्पेशल नेम होंगे, कुछ लेटर्स वगैरह होंगी, तो वो कैसे हम असाइन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। और ये हमेशा नॉन न्यूमेरिक करेक्टर से स्टार्ट होता है। ये चीज़ अपने माइंड में आप हमेशा रखना कि ये हमेशा आपको कैसे मिलेगा, नॉन न्यूमेरिक करेक्टर से, कि इसका कोई भी नंबर नहीं होगा इस करेक्टर का। कि हाँ कुछ मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो वेरिएबल, तो स्टार्ट में अगर आपने स्टार्ट कर दिया 2ABC, तो वो टोटली गलत बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर में स्टार्टिंग में कभी भी नंबर नहीं आता। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये हमेशा हम इसको यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के लिए, फंक्शंस के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। अभी मैंने आपको कुछ करवाया नहीं है उस प्रोग्रामिंग वगैरह। तो जैसे ही हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, हम आइडेंटिफायर को एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, एज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट और क्लास, इनके साथ साथ इन सब के साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे। आपको दिखा मतलब अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे x2 हो गया। x2 क्या है? दैट इज़ योर वेरिएबल, दैट इज़ योर आइडेंटिफायर्स। pi is also one of the identifiers, sigma is also one of the identifiers, meta add भी it's also one of the identifier। तो हमने जैसे लिखा फुल नेम किसी का, तो फुल नेम क्या हो गया, बीच में अंडरस्कोर आ गया। अगर हम इस तरीके से मतलब हम दो अगर वर्ड्स हमें लिखने हैं ना, तो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस गलती से भी मत रखना। अगर आप स्पेस रखोगे, स्पेस असाइन करोगे, तो वो आपका वेरिएबल, वो आपका आइडेंटिफायर गलत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जब आप दो लेटर्स को लिखते हो तो उसके बीच में स्पेस नाम की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए जब भी हमने आइडेंटिफायर्स को असाइन करवाना है। आइडेंटिफायर के टाइम पे, वेरिएबल के टाइम पे आप कभी भी दो लेटर के बीच में स्पेस मत लेके आना। अगर आप दो लेटर के बीच में स्पेस लेके आओगे तो वो आइडेंटिफायर आपका गलत हो जाएगा उस केस में। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। अब एक क्वेश्चन है, देयर इज वन क्वेश्चन कि पाइथन इज बेसिकली व्हाट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हमें जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस केस में भी आ जाता है कि पाइथन क्या, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइथन इज़ वन ऑफ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट। ये क्वेश्चन है,
इट्स बट मीन्स कि इसका येस और नो में ही आंसर देना होता है हमने कि क्या पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमने बताना है कि पाइथन इज वन ऑफ द केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट। तो इसका आंसर है यस, कि या पाइथन इज वन ऑफ द केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों केस सेंसिटिव बोला जाता है इसको, कि जैसे आपने सपोज करो कुछ भी वेरिएबल्स या कुछ भी आइडेंटिफायर्स लिया, तो आइडेंटिफायर के केस में एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जैसे किसी पे आपने कैपिटल लेटर में सपोज करो वेरिएबल दिया है कि आर हमारा कैपिटल है। ठीक है, अगर आर कैपिटल है तो दूसरी तरफ आप वेरिएबल लिख रहे हो स्मॉल आर में, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अगर आप नीचे कॉल करवाते हो वेरिएबल को, बुलाओगे वेरिएबल को, तो अगर आपने ऊपर उसको कैपिटल आर से असाइन करा है तो नीचे भी आपको कैपिटल आर से ही बुलाना पड़ेगा, स्मॉल आर से आप नहीं बुला सकते। ये ध्यान में रखना हमेशा कि जब भी आपने कोई आइडेंटिफायर लिया है और उस आइडेंटिफायर को विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आर या कैपिटल पी आपने उस पर असाइन करा है, तो उसको कैपिटल ही रहने देना, उसको कभी भी स्मॉल मत कर देना। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए एग्जांपल, डी है, डी स्मॉल डी इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल डी, वैसे ही स्मॉल टी इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल टी। जैसे हमने राहुल ले लिया, तो राहुल जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल आर, कैपिटल आर वाला अगर राहुल होगा तो वो बोथ आर नॉट इक्वल। आप ये एग्जांपल ही है सारी, तो हमने जैसे ये लिखे दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मतलब आइडेंटिफायर वेरिएबल्स में इतना ही आपको एग्जांपल के तौर में पता होना चाहिए कि हम आइडेंटिफायर्स को प्रोग्रामिंग में कैसे असाइन करेंगे पहली चीज़, और जब भी हमने कहीं पे लेटर स्मॉल लिया है तो उसको हम दूसरी तरफ कैपिटल लेटर नहीं ले सकते। स्मॉल लेटर असाइन करा है तो स्मॉल ही असाइन करेंगे, स्मॉल ही कॉल करवाएंगे। अगर हमने कैपिटल लेटर कॉल करवाया है तो उस केस में हम कैपिटल ही कॉल करवाएंगे, स्मॉल कॉल नहीं करवाएंगे। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे एक पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है, वो किस लिए यूज़ होती है, वो मतलब उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स वर्ड्स मतलब कि जैसे मैंने लिख दिया, सपोज करो अगर कहीं प्रोग्रामिंग में मैं लिखूंगी ना प्रिंट, प्रिंट हाय हाउ आर यू ऑल, तो वो लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, मेरे पास आएगी हाय हाउ आर यू ऑल, उसका आउटपुट ये आएगा। तो इसका मतलब प्रिंट क्या हो गया, एक ऐसा फंक्शन जिसमें ऑलरेडी बता दिया हमने कि इसका मतलब है कि ये जो हम प्रिंट के बाद की लाइन लिख रहे हैं वो लाइन एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारी स्टेटमेंट, जैसे अब इसमें हम बुलियन एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, ट्रू और फॉल्स, और हम पूरी प्रोग्रामिंग में ट्रू और फॉल्स को एज ए आइडेंटिफायर और एज अ वेरिएबल हम नहीं यूज़ कर सकते। वेरिएबल और आइडेंटिफायर, अभी मैंने आपको वेरिएबल का डेफिनेशन नहीं बताया, आई नो, आइडेंटिफायर का बताया कि जब भी हमने आइडेंटिफायर लेना है तो आइडेंटिफायर होता है जो हम खुद से असाइन करवाते हैं, कि हमने लिखा कि हाँ जो हमने खुद से वर्ड्स को इन्वेंट करके लिख दिया, इन्वेंट में नहीं, यूज़ तो वही लेटर्स ही करने हैं, यूज़ वही अल्फ़ाबेट्स ही होंगे, लेकिन हम उसको अपने एंड से जैसा भी लिख रहे हैं तो वो चीज़ वैसे कि वैसे, मतलब वो चीज़ होनी चाहिए कि वो कभी भी कीवर्ड्स ना हो हमारे। ये कीवर्ड्स होते हैं, फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है। एंड का इंटरप्रेटर या लाइब्रेरी में मतलब है मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, अगर आपने कहीं पर एंड का इस्तेमाल करा तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर को यही लगेगा कि ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, कोई लॉजिक एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद एसेट्स हैं, डी ई एफ जो होता है वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी डी ई एफ लिखोगे तो वो यही समझेगा हमारा इंटरप्रेटर कि आप यहाँ पर फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर आपने कहीं पर ग्लोबल लिख दिया तो ग्लोबल का यही मतलब है कि आपने वेरिएबल्स को एज अ ग्लोबल वेरिएबल असाइन करवाया है। ठीक है, अगर आपने कहीं पर नोट लिख दिया, नोट इज़ वन ऑफ द गेट, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तो वो हमें उसका आंसर मिलेगा फॉल्स में, वो उसका इन्वर्स कर देगा। अगर आपने कहीं पे और लिख दिया तो और का मतलब होगा वो दोनों कंडीशन को आपस में ऐड करवा देगा, क्योंकि और का मतलब होता है ऐड करवाना। तो ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब एक रिजर्व्ड वर्ड्स है, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते।
अगर आप कीवर्ड्स को यूज़ करते हो तो उस केस में क्या आ जाता है कि कीवर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हो तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर को यही लगेगा कि हाँ आपने इस कीवर्ड्स को किसी मतलब के लिए यूज़ करा है। एक वेरिएबल नहीं आप लिख दो एंड इज इक्वल्स टू उसको वैल्यू दे दो 7 तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज एंड इज वन ऑफ द कीवर्ड्स, उसको आप एज एन आइडेंटिफायर और एज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। ये ध्यान में रखना आपने अपने माइंड में उस टाइम पर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स भी हम आइडेंटिफायर्स ही बोल सकते हैं, जो मतलब एक ऐसी वैल्यू जो मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो हम खुद से असाइन कर लें, ठीक है, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने कहीं पे लिख दिया p इज इक्वल्स टू 7, p को वैल्यू मैंने असाइन करवा दी जी 7, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम 7 ही चलेगी। आप जहां मर्जी p की वैल्यू 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, वो नहीं है चेंज होगी, क्योंकि उसके आगे मैंने क्या लिखवा दिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट p इज इक्वल्स टू 7, तो p की वैल्यू कॉन्स्टेंटली 7 ही चलेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट ये केस हम पाइथन में यूज नहीं करते। ये ध्यान में रखना कि वेरिएबल्स के टाइम पर वेरिएबल्स जो होते हैं वो तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, वेरिएबल्स को हम चेंज करते रहते हैं, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। उस केस में हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को यूज नहीं करते। जैसे ये देखो, पाइथन में कांस्टेंट यूज नहीं होता क्योंकि फिर उसके आगे हमें लिखना पड़ेगा ना कांस्टेंट p इज इक्वल टू 7। अगर हम ये चीज लिखेंगे इन वहां पे कंपाइलर पे कि कांस्टेंट p इज इक्वल टू 7, तो उस केस में फिर बाइट कोड का क्या काम रहा? फिर बाइट कोड हटा देना चाहिए हमें। ये ग्रुप डिस्कशन बन जाती है। बाइट कोड मैंने आपको सीधा बताया है कि एक वो इंस्ट्रक्शन देता है। अगर बाइट कोड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दूसरी तरफ आप कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो किसी चीज के लिए, कांस्टेंट p इज इक्वल टू 7, तो कांस्टेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर उस केस में बाइट कोड का क्या काम रहा? बाइट कोड तो ऑलरेडी बता ही रहा है, ठीक है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये मतलब ये करेक्टर है, स्ट्रिंग है, मतलब जो जो वर्ड्स हमने उसकी लाइब्रेरी में डाले हैं, कांस्टेंट वाला हमने कोई उस वर्ड उसकी लाइब्रेरी में नहीं डाला हुआ, इस केस में इंटरप्रेटर काम नहीं करेगा, बाइट कोड काम नहीं करेगा, वो उस इंस्ट्रक्शन को सेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी कोई भी ऐसा वैल्यू या कोई भी ऐसा वेरिएबल उसमें सेट नहीं करा। तो इसीलिए पाइथन जो है वहां पर कांस्टेंट को डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल। फिर कैसे करोगे खुद बताओ? अगर कोई पर्सन लिख दे p इज इक्वल्स टू 7, तो वो तो इंटीजर की वैल्यू बन गई। अगर कोई लिख दे p इज इक्वल्स टू 7.8, वो तो फ्लोट की वैल्यू बनेगी। अगर कोई पर्सन लिख दे p इज इक्वल्स टू हेलो, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू बन गई। तो कांस्टेंट कैसे? कांस्टेंट के लिए तो ऑब्वियस है कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा, p के पहले कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप p के पहले कांस्टेंट लिखोगे तो वो बाइट कोड की वजह से वो उस वैल्यू को उठा ही नहीं पाएगा। ये भी एक ग्रुप डिस्कशन है कि अगर हमने वहां पर कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट p इज इक्वल्स टू 7, तो बाइट कोड का क्या काम है? बाइट कोड तो ऑलरेडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करा हुआ हमने, तो वो बाय डिफॉल्ट p को 7 ही उठाकर इंटीजर में एज अ कन्वर्ट कर देगा और उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, तो कांस्टेंट उस केस में काम नहीं करेगा। इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन कांस्टेंट हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। इवन पाइथन में भी अगर कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करा भी जाए ऑन अ मॉड्यूल लेवल में, तो वो एक कैपिटल लेटर में कुछ अंडरस्कोर में सेपरेटिंग कुछ वर्ड्स वगैरह हमें यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप सेपरेट कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा से यूज़ करके उसको डिफाइन कर भी देते हो, वो तो बस एक यूजर को बताने के लिए कि ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो कोई दूसरा पर्सन अगर प्रोग्रामिंग चेंज कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इसको चेंज ना करूं, अदरवाइज उसकी वैल्यू एज अ वेरिएबल चेंज हो सकती है। तो कांस्टेंट कब इसमें काम नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस जावा में अगर आप लिखते हो ना कांस्टेंट, तो वो उसमें काम करेगा। इस केस में काम नहीं करेगा। जब आगे मैं सी करवाऊंगी, सी प्लस प्लस करवाऊंगी, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि उस केस में कांस्टेंट काम कर रहा है, इस केस में कांस्टेंट काम नहीं कर रहा। ये ध्यान में रखना आप। फॉर एग्जाम्पल पाई, पी आई,
इट्स वन ऑफ दैट वेरिएबल, टोटल इज वेरिएबल, मिनिमम वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, तो वो समझ आएगा कि हाँ ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसको मैं ना ही चेंज करूँ। तो बट अगर हम इंटरप्रेटर या कंपाइलर के एंगल से देखें तो वो चेंज कर सकता है इस वैल्यू को, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बट नॉट अ लीस्ट टॉपिक, आज के लिए लास्ट टॉपिक है ये वेरिएबल्स, क्योंकि फिर आगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग ही, फिर उसके बाद आपकी ऑलमोस्ट रह जाएगी, प्रोग्रामिंग ही स्टार्ट करवाऊंगी हर चीज़ की। फिर आगे ऐसे चलेगा ना, जैसे मैंने एक टॉपिक समझाया, फॉर एग्जांपल मैंने आगे करवाया आपको इफ एल्स, तो इफ एल्स की एक दो प्रोग्रामिंग करवाऊंगी, फिर एल्स करवाया, सॉरी इफ कंडीशन करवा दी अगर मैंने, तो इफ कंडीशन की प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी। अभी सच ऑपरेटर्स वगैरह भी हैं, अभी तो बहुत है काम, बट चलो कोई बात नहीं। पहले वेरिएबल्स को समझ लीजिए, एक वीडियो उसकी भी बनेगी, ऑपरेटर्स असाइनमेंट्स वगैरह, ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये जब तक आपको लॉजिक्स वगैरह क्लियर ही नहीं होंगे, जब तक आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे कर पाओगे। डाटा टाइप्स भी अभी इसमें है आई थिंक। चलो पहले वेरिएबल्स को समझते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी, जावा या कोई भी अदर कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, तो वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स ही बोलते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं एक नाम, इन नेम कनेक्टिंग टू द मेमोरी लोकेशन, जो कि मेमोरी लोकेशन के साथ कनेक्ट होता है ना, उसको बोला जाता है वेरिएबल। अगर लेट सपोज करो मैंने एक लिया वेरिएबल ए की वैल्यू मैंने दे दी 10, तो वो 10 जो वैल्यू है ना उसकी, वो मेमोरी लोकेशन के साथ कहीं ना कहीं असाइन ज़रूर होगी, ये ध्यान में रखना। वो कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, उसकी कहीं कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन पे जाकर एड्रेस ज़रूर असाइन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है ए की वैल्यू है 10, और ये जो नीचे लिखा हुआ ना 12114, ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है कि ए इस एड्रेस पे खड़ा हुआ है जी। ए की जो वैल्यू है 10 वो इस एड्रेस पे पड़ी है, ठीक है। लेट सपोज करो अगर मैंने बी लिया, बी की वैल्यू भी मैंने सेम दे दी, जो ए की वैल्यू थी वही मैंने बी को दे दी, ए की वैल्यू भी 10 थी, बी को भी मैंने 10 दे दिया, तो वो उसके पड़ोस में जाके बैठेगा ना, है ना, क्योंकि ए अलग है बी अलग वेरिएबल है, मैंने ये तो नहीं कहीं पे असाइन करा ना कि बी इज इक्वल्स टू ए, तो वो अलग जाके बैठेगा, उसके पड़ोस में जाकर बैठ जाएगा। तो उसको एड्रेस क्या मिल गया, अगर उसको एड्रेस 114 मिला था तो उसको 115 मिल गया, कि अगर इसने जैसे 25 गज का प्लॉट लिया है पहले ए ने, ठीक है, तो बी ने भी उतने गज का ही लिया है प्लॉट, तो अगर ए की वैल्यू 14 है तो बी की वैल्यू भी 15 है। तो अब यहाँ पर आप देखिए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, इसका मतलब इसका जो प्लॉट है एज कम्पेयर टू ए और बी, प्लॉट थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अगर उन दोनों ने 25-25 का या 25-25 गज का लिया था या स्क्वायर फीट का लिया था, तो उसने 50 का ले लिया, क्योंकि 20 हो गया ना, थोड़ा बढ़ गया उसका प्लॉट, तो इस चक्कर में उसके जो मेमोरी लोकेशन के एड्रेस था वो भी थोड़ा आगे चला गया। जहाँ पर 15 था तो इसको 16 मिलना चाहिए था, वैल्यू बढ़ी, मेमोरी लोकेशन थोड़ा सा बढ़ गया, तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को असाइन करवाते हैं कि अगर ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू भी 10 है, सी की वैल्यू अगर हमने 20, मतलब वो तो हमारी इच्छा है, हम जो सी मर्जी वैल्यू रखें, जिसकी जो जो वैल्यू रखोगे, ये मेमोरी जो लोकेशन है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम इंटरप्रेटर कंपाइलर का है, वो उसने देखना है कि मैं इस चीज़ को कहाँ रखूँ, हमने नहीं देखना, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है वेरिएबल चूज करो और एड्रेस दो, इट्स जस्ट लाइक अ डोमेन नेम की, जैसे हम इजी होता है ना ये थोड़ा सा काम डोमेन नेम की तरह। अब डोमेन नेम में क्या होता है, उसमें भी यही चीज़ें आ जाती है, नाम किसी का याद हो तो फटाफट से हम वेबसाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही है कि अगर नीचे ये मेमोरी एड्रेस लोकेशन मेमोरी लोकेशन याद करना बैठ गए तो नंबर से तो कुछ भी नहीं याद रहेगा, याद उतना करो जितना रह पाए माइंड में। ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल टू 10, ये याद रह जाएगा, सी की वैल्यू 20 है ये भी याद रह जाएगा आपको। अब वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू मैंने ए को दे दी 30, अब अगर पहले ए की वैल्यू 10 थी, मेमोरी लोकेशन असाइन है उसको, तो अब जितने मर्जी आप उसको जगह दे दो, एड्रेस उसका वही रहेगा, उसने आगे पीछे की जगह ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है, जगह बढ़ा दो, लेकिन एड्रेस नहीं चेंज होना चाहिए। अगेन मेमोरी लोकेशन उसकी स्टिल 30 वाले पे भी 14 ही रहेगी। ए ने जी घर ही चेंज कर लिया, जगह ही चेंज कर ली, फिर तो ऑब्वियस है फिर उसका कुछ मेमोरी लोकेशन वगैरह चेंज होगी, देख सकते हो आप, क्योंकि ए की वैल्यू क्या होगी,
ए की वाई की वैल्यू जो वाई को हमने कर दिया ए के बराबर, वाई जहाँ कहीं भी बैठा हुआ था उसको हमने ए के बराबर कर दिया। अब वाई ए के बराबर हुआ है, वाई की वैल्यू 30 है, तो वाई में जो भी चीज़ें हैं 1 2 6 7 8 जो भी है इसका मेमोरी लोकेशन, जहाँ कहीं पे भी ये गया है वाई, मतलब जहाँ कहीं पे भी वाई रहता था ए वहाँ पहुँच गया कि ये घर मुझे दे दो, तो वो जो वाई का एड्रेस होगा वो ए के नाम हो जाएगा ना। यही चीज़ हो गई इस केस में। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि y का एड्रेस a को मिल गया क्योंकि y की वैल्यू a के बराबर होगी। वैल्यू इज 30, एड्रेस विल बी गेट चेंज, वो जो y का एड्रेस था वो a को असाइन हो गया। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, तो अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम टैग भी बोलते हैं, जो कि कुछ वैल्यू को टाई अप करवाते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को, मतलब इट्स कंसिडर अ वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे वाई आपके सामने है 10 है, 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी वैल्यू, सेम चीज़ है। अब बी की वैल्यू भी 10 दे दी, लेकिन अब यहाँ पर देखो बी का साइन क्या हुआ था 1 2 1 5, सेम चीज़ है। अब हमने क्या करा, बी इज इक्वल्स टू ए कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी, बी को हमने किसके बराबर कर दिया जी, ए के बराबर हो गया अभी। अब बी ए के बराबर हुआ और ए की वैल्यू क्या बना दी हमने, 20 बता दी, तो 20 बताई। अब पहले बी ए के बराबर हुआ, फिर हमने क्या कर दिया ए, अब बी जो है वो उसकी वैल्यू क्या हुई, बी की वैल्यू 10 हुई, ए की वैल्यू 20 हो गई, है ना। बी ने उसकी ए की वैल्यू ही ले ली, वो तो उसकी जगह चला गया, ए की जगह चला गया और ए को अलग से वैल्यू मिल गई दैट इज 20। तो जो मेमोरी लोकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर ए को अब मिलेगी नई नया एड्रेस, क्योंकि ए कहीं और शिफ्ट हो गया और बी जो है वो ए की जगह पे आ गया। ये इसका ये प्लॉट ही खेल रहे हैं सारे, ये सब जगह का खेल है इसमें, कि ए बी की जगह चला जाएगा, बी सी की जगह चला जाएगा, तो इन जगह को प्लॉट को एड्रेस, घर घर जो खेल रहे हैं, घर घर की कहानी चल रही है, ये घर घर की कहानी ही इट्स वन ऑफ द वेरिएबल। इसी को ही वेरिएबल बोला जाता है पाइथन के केस में। अब वाई की वैल्यू वाई इज इक्वल टू ए हो गया, 20 हो गया। अब वाई जहाँ कहीं बैठा हुआ था, मतलब वाई ए ने फिर वैल्यू चेंज, ए जो है पहले कहीं जाकर बैठा उसको वैल्यू मिल गई, लेकिन ए को वहां पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं आई, वो वाई के पास पहुंच गया। ठीक है, तो ये कहानी है वेरिएबल की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं, सिर्फ वीडियो यहाँ तक मैं इसलिए ख़त्म कर रही हूँ, अगर और लंबी वीडियो होगी तो बोर हो जाओगे आप सारे, इसीलिए मुझे बोर नहीं करना, छोटी छोटी वीडियो बना के डालूंगी डेली ताकि आप बोर ना हो पाओ। तो बाकी हम अगली वीडियो में कल मिलते हैं आप सबको। नेक्स्ट आपको डाटा टाइप वगैरह वगैरह और ऑपरेटर्स करवा दूंगी, फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ बेसिक सी प्रोग्रामिंग सिखानी हुई तो पहले मैं वो भी सिखा सकती हूँ, वो मैं देख लेती हूँ क्या करवाना है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरे चैनल को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और इसको सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।